भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने कुमार गुप्त महेंद्रदित्य गुप्त काल में पढ़ चुके थे। अब आता है कुमार गुप्त महेंद्रदित्य, जिसका शासनकाल था 415 से 455। इसके समय में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। किसके सबसे ज़्यादा अभिलेख किस में मिलते हैं? महेंद्रदित्य कुमार गुप्त के समय में मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महायान की एक शाखा थी। इसमें एक पुस्तकालय था जिसमें 3 भाग थे। नालंदा में 3 भाग का एक पुस्तकालय था जिसका नाम क्या थे? रत्नोदी, रत्नरंजक और रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय थे जिसके 3 भाग थे, रत्नोदी, रत्नरंजक और रत्न सागर। कुमार गुप्त के काल के सिक्के भरतपुर के बयाना से मिले। अब कुमार गुप्त के काल के सिक्के कहाँ से मिले? भरतपुर के बयाना से मिले। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त के काल में पुष्यमित्र जाति के द्वारा आक्रमण किया गया। अब देखो, पुष्यमित्र जाति ने आक्रमण कब किया? कुमार गुप्त के काल में पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण जाति का था उसने आक्रमण किया था। इस आक्रमण को विफल करने के लिए भेजा गया, जिसे स्कंदगुप्त को सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें स्कंदगुप्त जीत गया था। उसके बाद कुमार गुप्त के अभिलेख कहाँ है? कुमार गुप्त के अभिलेख विल्सड उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? विल्सड उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। इस अभिलेख में गुप्त वंशों की वंशावली प्राप्त होती है। विल्सड जो अभिलेख है ना, उसमें प्राप्त होते हैं। गढ़वा उत्तर प्रदेश से प्राप्त परम भागवत सतोत्तीकरण किया गया। इसमें परम भागवत किस में कहा गया है? जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, गढ़वा से जो अभिलेख मिला है। उसके बाद आता है करमंदा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त शिव की प्रतिमा मिली है। करमंदा जो अभिलेख है उसमें क्या मिली है? शिव की प्रतिमा मिली है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासक शैव धर्म को मानते थे। गुप्त शासक किसको मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। बंगाल से प्राप्त बेलग्राम, धनदेह, दामोदरपुर उपरोक्त तीनों जगह से गुप्त काल की भूमि दान में दिए गए थे। उपरोक्त जो तीनों जगह थी वो कहाँ दी, किसमें दी गई थी? भूमि दान में दी गई थी, जानकारी मिलती है। मयूर शैली के सिक्के का प्रचलन भी करवाया गया उस समय मयूर का। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब था? 455 से लेकर 467 तक। हुणों का आक्रमण। हुण कौन थे? हुण मलेश थे, जो मध्य एशिया की एक जाति थी। हुण कौन थे? मलेश थे, जो मध्य एशिया की एक जाति थी। पहला था खुशनवाज, दूसरा था तोरमाण, तीसरा था महिरकुल। ये जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। अब देखो, हुण जो थे ना वो मलेश थे, जो मध्य एशिया की एक जाति थी, जिसमें किस किस के उल्लेख मिलते हैं? खुशनवाज के, तोरमाण के और महिरकुल के। ये जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। महिरकुल ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। सियालकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसको राजधानी किसने बनाया था? महिरकुल ने। शैव मत का अनुयायी था। महिरकुल किसका अनुयायी था? शैव मत का अनुयायी था। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्राग ग्रीव्य कहा गया था। इस अभिलेख के अनुसार भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई। 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के द्वारा वृषभ शैली के सिक्कों का निर्माण भी करवाया गया। चीन में अपने राजदूत भेजे, मयूर शैली के सिक्के भी चलाए। उसके बाद आता है गुप्तकालीन प्रशासन। अधिकारियों को वंशानुगत कर दिया गया। गुप्त काल में क्या कर दिया गया? अधिकारियों को वंशानुगत कर दिया गया। केंद्र, देश, विषय, पेठ, गांव। अधिकारी कौन था? उपरी। पेठ गांव में आता था। महाबलीकृत सैन्य,
दंडनायक, पुलिस, चाट भाट, रण पुलिस, विशिष्ट, वर्ग, कुमार माते, ये सब क्या थे? शासन के नाम थे। अनुग्राहिक, दान विभाग, युद्ध, रतौंदी, विग्रह। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य उच्चतम स्तर पर था। गुप्त काल में क्या था? व्यापार वाणिज्य उच्चतम स्तर पर था। व्यापारियों के संगठन श्रेणी कहलाते थे। व्यापारियों का जो संगठन था ना, वो क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था। ये एक परिवार के लोगों का समूह होता था जो अलग अलग कार्य करते थे। श्रेणी जो होते थे ना, वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। पूग, पूग विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वालों का समूह क्या कहलाता था? पूग कहलाता था। एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले समूह को श्रेणी कहा जाता था। एक ही प्रकार का जो व्यापार करता था उसे क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी व्यापार में श्रेष्ठिन कहलाता था। श्रेणी व्यापार में क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन कहलाता था। व्यापार के सबसे आने जाने वाला व्यापारी सार्थवा कहलाता था। सबसे ज़्यादा जो जाने वाला होता ना, जानने वाला, उससे सार्थवा। निगम में अपना पंजीयन श्रेणी के व्यापारी करवाते थे। भूराजस्व व्यवस्था, भूमि के प्रकार, देवमात्रिक, अदेत मात्रिक, क्षेत्र खेती युक्त भूमि, वास्तु वास करने योग्य, शील भूमि, अपरत जंगली खेती। अब 4 प्रकार की भूमियाँ होती थी यहाँ। देवमूलक, अदेत्व मात्रक, क्षेत्र खेती युक्त भूमि, वास्तु प्राप्त करने योग्य, शील भूमि, अपृहत जंगली खेती भूमि। समस्त भूमि किसकी मानी जाती थी? समस्त भूमि राजा की मानी जाती थी। अमरसिंह की पुस्तक, गुप्त काल में जो अमरसिंह थे, विक्रमादित्य के दरबारी, में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। अमरकोश जो पुस्तक है अमरसिंह की, उसमें 12 प्रकार की भूमि का विवरण मिलता है। गुप्त काल में भूराजस्व व्यवस्था 1 से लेकर 1/4 भाग वसूला जाता था। कर जो होता था ना गुप्त काल में, वो 1/4 वसूला जाता था। उत्पादन में विशिष्ट भाग को भूराजस्व के रूप में लिया जाता था। उत्पादन में जो विशिष्ट भाग होता था ना, उसे भूराजस्व के रूप में लिया जाता था। भाग को मिलाकर भूराजस्व का निर्धारण किया जाता था। उद्रंग गुप्त काल के स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। कर का नाम क्या था? उद्रंग। ऊपरी कर, उसके बाद आता था ऊपरी कर, जो स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। विष्टि, निःशुल्क श्रम, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर। अब ये करों के नाम है। बलि जो था ना, वो धार्मिक कर था। गुप्त काल में चुंगी कर को शुल्क कहा जाता। चुंगी जो कर होता है ना, उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? शुल्क कहा जाता था। और ये शुल्क वसूलने वाला क्या होता था? अधिकारी सोलकी कहलाता था। सोलकी कहते थे। भूतारपांत प्रत्याय, आयात की जाने वाली वस्तु का जो कर था उसे क्या कहते थे? भूतारपांत प्रत्याय, आयात पे ली जाने वाला कर। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई कुल्लीवाप, द्रोणव्याप, आद्रव्याप कहलाती थी।